अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान जो इतनी पसमानदगी की तरफ जा रहा है, दिन ब दिन उसका डाउनफॉल आता जा रहा है। इसकी वजूहात हम देखने वाले हैं। देखें, हमारे पास जो पाकिस्तान था वो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था और हम एक ऐसी कंट्री बनाना चाहते थे जो कि पूरे आलम इस्लाम को क्या करे, लीड करे। लेकिन हमारे पास जो हुआ वो बिल्कुल ही इसके उल्ट हुआ। पाकिस्तान के फेल होने की बेसिकली हमारे पास दो रीज़न्स हैं और वो दोनों रीज़न्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। बाकी भी छोटी मोटी रीज़न्स हैं लेकिन मेन रीज़न हमारे पास दो ही हैं, तो हम उनका जायज़ा लेने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ना, इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल हमारे पास हम देख लेते हैं कि एक इंसान है, उसकी आमदन 100 रुपये है लेकिन उसका खर्चा कितना है, 120 रुपये है। तो वो क्या करता है कि रोज़ाना के 10-20 रुपये इधर से लेके उधार लेके और अपना खर्चा क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। और एक उसके ऊपर क्या होता जाता है, कर्जा चढ़ता जाता है और वो एक डेथ ट्रैप में हमारे पास चढ़ जाता है, फंस जाता है। सॉरी, क्यों वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि उसको एक कर्ज़ा चुकाने के लिए नया कर्ज़ा लेना पड़ता है यानी। और कर्ज़े लेने के साथ साथ हमारे पास वो क्या करता है कि बजाय वो जो 20 रुपये ले रहा था कहीं से, अपने जो अखराजात थे उनको थोड़ा बहुत कम करके और कहीं पे इन्वेस्ट वगैरह करके उनको अच्छे काम पे लगा देता है। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करता, वो फजूल की चीज़ों में पैसा उड़ा देता है। तो सेम हमारे पास यही जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की इकनॉमी के साथ भी हुई है। अब हमने क्या किया, हमारी जो इंपोर्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी और एक्सपोर्ट हम क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा करते थे। अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो हमारे रिज़र्व थे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए और साथ में हम फिर कभी IMF के पास चले जाते थे, कभी चाइना के पास और कभी सऊदीया वगैरह इस तरह के जो दोस्त ममालिक हैं उनसे जाके कर्ज़ा ले लेते थे। ठीक है, अब कर्ज़ा तो हमने ले लिया, ठीक है, हमें समझ आ गई, हमने वक्ती तौर पर कर्ज़ा ले लिया। लेकिन हम क्या करते थे, उस कर्ज़े को फ़जूल की चीज़ों में उड़ा देते थे। हमारे जो उमरा है उनकी अय्याशियों पे हो गए, कभी कोई मंसूबा कभी कोई मंसूबा जिनका रियल लाइफ से या जो हमारे मुल्क के लिए कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं होते थे। जैसे हमारे पास ये मेट्रो का मंसूबा हो गया, इस पर शायद कुछ लोगों को हमारे पास मसला होने वाला है। तो इस तरह के जो मंसूबे थे उस पर हम क्या कर देते थे, पैसों को लगा देते थे। तो हमारे ऊपर क्या करता गया, कर्ज़ा चढ़ता गया और हमारे जो दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी हमें रज के ही लूटा। मतलब अगर जितना भी हमारे पास डेप्थ है ना, हमारे ऊपर जो कर्ज़ा चढ़ा हुआ है उसमें से देखें तो 30% यानी 30% कर्ज़ा सिर्फ हमने चाइना का वापस करना। और चाइना हमारे पास, अगर हम चाइना की मिसाल देखें ना, तो चाइना की मिसाल ऐसे है कि जैसे सेम एक चरसी की मिसाल होती है या मनशियात फ़रोज की मिसाल होती है। वो क्या करता है कि पहले आपको नशे पे लगाता है, ठीक है, दोस्ती दोस्ती में जब आप आदी हो जाते हैं तो फिर वो आपको कहता है निकलो भाई पैसे लेके आओ और नशा ख़रीद के लेके जाओ। तो चाइना की भी सेम यही हमारे पास स्ट्रेटजी है। ये हमें हमारे पास जो श्रीलंका का केस था उसमें भी देखने को मिली और पाकिस्तान के केस में भी सेम ही हमें देखने को मिल रही है। बाकी हमारे पास वक्तन फ़वक्तन कुदरती आफात भी आती रहती हैं जो कि सिर्फ हमारी नाअहली की ही वजह से आती हैं, क्योंकि अक्सर हमारे पास जो होता है वो सैलाब वगैरह आया होता है। और ये सैलाब वगैरह इस वजह से आता है क्योंकि हमने आज तक कोई बहुत ही बड़ा डैम नहीं बनाया और इस डैम ना बनाने की वजह से हम पानी को स्टोर नहीं कर सकते और हमारे पास क्या क्या जाता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान करके चला जाता है। अभी जो हमारे पास सैलाब और आफात वगैरह आई थी उनमें तकरीबन हमारे पास $16 बिलियन का हमें जो है ना वो हो गया था, नुकसान हो गया था। हमारे जो ख़जाना था उसमें सिर्फ $3 बिलियन के रिज़र्व पड़े हुए थे। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है ना, वो भी इसी के साथ ही जुड़ी हुई है, वो है हमारे पास सियासत। ठीक है, पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है ना हमारे मुल्क में वो बहुत ही ज़्यादा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह लें या हमारे पास जो इंतज़ामात हैं या इंतज़ामी नाकामी कह लें, एक ही बात है। अब देखें, हमें आज़ाद हुए तकरीबन 76 ईयर्स हो गए और इनमें एक भी इलेक्टेड हुकूमत, यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैंने कहा इलेक्टेड हुकूमत, तो कोई भी इलेक्टेड हुकूमत या सिलेक्टेड हुकूमत जो भी कह लें, किसी भी हुकूमत ने आज तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर हो, कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। जब एक हुकूमत लंबे अरसे के लिए नहीं आती तो इसका नुकसान हमारे पास क्या होता है कि वो लंबे अरसे के लिए पॉलिसीज़ ही नहीं बनाती। जैसे अभी इमरान खान की हुकूमत गई है 3 साल के लिए, तो उसने क्या की, 3 साल की पॉलिसीज़ बनाई और उनमें ही क्या किया, मतलब मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे होता है। शुरू से देख लें, हमारे पास नवाज शरीफ 2 दफ़ा वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा बने और तीनों दफ़ा वो अपनी मुद्दत को पूरी नहीं कर सके। बेनज़ीर हमारे पास वज़ीर आज़म बनी, वो अपनी मुद्दत को पूरा नहीं कर सके। इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी हमारे पास बने और वो अपनी मुद्दत को पूरा नहीं कर सकते। अब इसके पीछे जो मेन वजह ना, हमारे पास जो
आज तक कोई सही का पॉलिटिकल लीडर आया ही नहीं है। जो भी लीडर आए हैं वो इधर उधर से पॉलिश वगैरह होके ही आते हैं। कोई असल का जो पॉलिटिकल लीडर है ना, शायद वो हमें आज तक देखने को नहीं मिला। और इसकी मेन वजह यही है कि हमारे पास जो सियासतदान है वो रिस्क नहीं लेना चाहते, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में किसी दूसरे के साथ जाके हाथ मिला लेते हैं। और जब वो दूसरा हमारे इनके खिलाफ होता है तो ये क्या कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। मतलब एक दूसरे को इन्होंने जलील करने का हाथ रखा हुआ है। दूसरा, हमारे जो इदारे हैं ना, इदारे भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। अब मुल्क में अनस्टेबिलिटी होगी, कोई भी पॉलिटिकल स्टेबल चीज़ नहीं हमें देखने को मिलेगी, तो हमारे इदारे भी यहाँ पे क्या करते हैं, मनमानी करते हैं। और हर इदारा दूसरे के काम में टांग अड़ा रहा है। कोई भी इदारा अपना काम नहीं कर रहा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई भी अपना काम नहीं करना चाहता और किसी को काम करने भी नहीं देता। और अगर कोई काम करना भी चाहता है तो उसके भी टांगे खींच के हमारे पास नीचे ले आते हैं। और एक और जो मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ी वजह पाकिस्तान के कामयाब होने की, वो है नाकाम होने की, वो है हमारे पास इंसाफ। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वो मुल्क कभी भी नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पे अमीर का और गरीब का बच्चा कभी भी एक पॉइंट से हमारे पास शुरू नहीं कर सकते। देखें हमारे पास जो हमारा जवान है ना, वो इतना हुब्बुल वतनी का जज्बा भी हमारे पास नहीं रखता अपने दिल में। ये एक रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों नहीं रखता? क्योंकि एक अमीर बाप का बच्चा और गरीब बाप का बच्चा, उनको कभी भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती, बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा बच्चा होता है वो शुरू से हमेशा आगे से शुरू करता है। मतलब जो ज़्यादा अमीर है, जो गरीब है, वो क्या करता है, नीचे से ही शुरू करता है। और हमारे पास हमारा जो तालीमी निज़ाम है ना, वो भी बेकार का ही है, क्योंकि हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा वर्क फोर्स है मौजूद है, नौजवान हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मौजूद है, लेकिन उन नौजवानों के पास कोई भी स्किल वगैरह नहीं है। वो बस एवं ही बेचारे घूम रहे हैं। अब उनकी भी थोड़ी बहुत गलतियाँ और हुकूमत की भी गलतियाँ। तो बेसिकली हमारा जो मुल्क है ना, वो इस वजह से ज़बूहालियों का शिकार है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं की जाती। एक हुकूमत आती है, वो वक्ती फ़ायदे के लिए कोई छोटे मोटे प्लान बना देती है, आवाम को इधर उधर सब्सिडी दे देती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो हुकूमत जाती है तो अगली हुकूमत आए, चाहे उस हुकूमत ने थोड़े बहुत अच्छे काम भी किए हों, ठीक है, जब उससे अगली हुकूमत आती है ना, वो पिछली हुकूमत के तमाम मनसूबों को ख़त्म कर देती है और कहती है जी ये हुकूमत पाकिस्तान को लूट रही थी, ये ऐसे कर रही थी, ये ऐसे कर रही थी यहाँ पे। और बिल्कुल ही एक नई हमारे पास पॉलिसीज़ लेके आई जाती हैं। देखिए हमारे पास जब तक पॉलिसीज़ में तसलसल नहीं होगा, कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है हमारे पास यूएसए में जो बाइडन की हुकूमत है, और इससे पहले हमारे पास कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, और इसके पहले हमारे पास बाराक ओबामा थे। उनकी अगर रियासती पॉलिसी देखेंगे ना, तो रियासती पॉलिसी एक ही थी, वो एक ही तसलसल के साथ चल रहे थे। यहाँ पे हमारे पास मुल्क की नहीं, ख़ानदान की रियासती पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। नवाज शरीफ का ख़ानदान आएगा, उनकी अलहदा से कोई रियासती पॉलिसी होगी। हमारे पास पीपी वाले आएंगे तो उनकी अलहदा से रियासती पॉलिसी होगी। इमरान खान आएगा तो उनकी अलहदा से रियासती पॉलिसी होगी। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास रियासत का कॉन्सेप्ट ही नहीं पाया जाता। जो हमारे हुक्मरान हैं वो यही चाहते हैं कि हम ही रियासत, वो यही समझते हैं कि हम ही रियासत है, हमारी पसंद नापसंद ही क्या होगी, रियासत ही होगी। और दूसरी हमारी बात है कि कोई भी मिडिल क्लास तबके से हमारे पास उठ के आज तक लीडर नहीं आया जो कि सही तरह से हमारे मसाइल को समझ सके, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो अशरफिया वगैरह के बच्चे बच्चियाँ होते हैं वही हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे होते हैं, उनको हमारे मसाइल का कुछ भी नहीं पता होता। और दूसरा, हम क्या करते हैं, जो इकनॉमिकली हम स्टेबल होने की कभी हमने कोशिश ही नहीं की। जहाँ पे थोड़ी बहुत हमारे पास इकनॉमी हमारी थोड़ी सी बूम करना शुरू करती है, वहाँ पे दोबारा कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे अभी हमारे पास थोड़ी सी इकनॉमी उठने लगी थी तो हमने क्या कर दी, एलसी वगैरह बंद कर दी। बाहर का इन्वेस्टर हमारे पास भाग गया। मतलब अब एक मिल है, ठीक है, उसने बहुत ही मेहनत करके बाहर के ममालिक से कोई कस्टमर ढूंढे और एंड टाइम पे उससे पता चला कि पाकिस्तान से आप माल मंगवा ही नहीं सकते क्योंकि हुकूमत ने यहाँ पे पाबंदी लगाई हुई है। तो वो इन्वेस्टर या वो ख़रीदार दोबारा कभी भी आपके मुल्क में वापस नहीं आएगा। तो ये हमारे पास पाकिस्तान की तरक्की ना करने की बेसिक वजूहत थी। एक तो हमारे पास नाइंसाफ़ी बहुत ही ज़्यादा है, दूसरा हमारे पास बिल्कुल ही एक लाइन में मैं कंक्लूड करूं या नतीजे की बात करूं तो हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है ना प्लानिंग की कमी। हम कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। हमने यही रखा हुआ है कि 100 रुपये इधर से पकड़ा, 100 इधर से पकड़ा, 200 इधर से पकड़ा, 1000 पूरा करके दिन गुजार लिया, अगले दिन का देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। और हमारे पास ये चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि हम बिल्कुल ही एंड होने के दाने पे खड़े हैं। तो ये थी आज एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा नीचे कि मैं अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। आप बताएंगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं किसी अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।